का स्वागत है मित्रों हमारे चैनल केपी इनोवेशन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के क्लास को ही आगे प्रॉपर रखेंगे। कल के जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वह था उपनिषद और वैदिक काल, और उसी में वैदिक काल हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा था। चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, इस कारण से इसमें हम लोगों ने किसको पढ़ा? वैदिक काल को। और वैदिक काल में हम लोगों ने ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराज्य युद्ध को देखा। और उस दशराज्य युद्ध में जो विजयी हुआ था वह था भरत कबीला। और यह भरत कबीला जो है इन्हीं आर्यों का बना हुआ एक समूह था। इन्हीं आर्यों का बना हुआ एक समूह था जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसी समय जब वैदिक काल चल रहा था, उसी समय अगर हम कहें तो यूपी के अतरंजी खेड़ा में लोहे के मिलने के कारण क्या हुआ कि बहुत तेजी से विकास महाजनपद काल का होने लगा। यानी कि अगर कहें वैदिक काल का तो बहुत ही तेजी से विकास होने लगा, जिनके कारण से जो 16 महाजनपद विभक्त हुए वैदिक काल के समय में, उन 16 महाजनपदों ने मिल करके अतरंजी खेड़ा पर एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए वो लोग दौड़ पड़े। और इसमें ऐसा सोचने लगे कि पहले किसको मिलेगा, यानी कि वह हर एक दूसरे को पीछे करने के लिए लग पड़े। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय यह जो भरत कबीला था, यह भरत कबीला इन्हीं आर्यों का बनाया हुआ एक कबीला था। इस आर्यीकरण में, यानी सामाजिक तौर पर कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त जी को दिया गया और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ को दिया गया। तो उन्होंने बिहार में जब वह गंगा नदी में प्रवेश किए तो उनके मुख में धरी हुई जो अग्नि थी वह बुझ गई, जिनके कारण से उन्होंने बिहार राज्य को श्राप दे दिया और कहा कि यहाँ के लोग क्या रहेंगे? अशिक्षित जीवन पर्यंत तक रहेंगे। ठीक है, तो जब 16 महाजनपदों का विकास हुआ और 3 तरह के वहाँ सभा लगने लगी। उसके बाद फिर अगर सभा की बात करें तो उस सभा में जो विद्वत सभा थी, जिनमें दोनों लोगों यानी कि नीचे के भी लोगों को और ऊपर के भी लोगों को उनमें बैठने के लिए जगह प्रदान किया गया, जगह यानी कि दिया गया। तो उसी समय उसी में विद्वत सभा में महिलाओं को भी बैठने की जगह दी गई, यानी कि महिलाओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाने लगा। अब महिलाओं के सम्मिश्रण से यह बात थी कि जो महिलाओं के मन की जानकारियां होती हैं, या उनके कहें कि उनके क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में सारी जानकारियां थी। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जहाँ पर कि हम देखते हैं वैदिक काल को यदि हम लोग देखें तो वैदिक काल का जो समाज था वह समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक थी।
तो इनमें एक प्रश्न आप सबके मन में उठ रहा होगा कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मातृसत्तात्मक क्या होता है और पितृसत्तात्मक क्या होता है। तो पितृसत्तात्मक उनको हम कहते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर के मुखिया कौन होंगे, आपके बाबा। कौन होंगे, आपके बाबा। यदि आपके बाबा नहीं होंगे तो आपके बड़े ताऊजी होंगे, अगर आपके बड़े ताऊजी नहीं होंगे तो आपके पिताजी होंगे। लेकिन घर के मुखिया के रूप में पिता को आज के समय में जाना जाता है, आज के समय में जाना जाता है। तो उसी को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं कि जो पिता कहता है वही अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह से करना पड़ता है और उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जैसे पिता कहता है। और मातृसत्तात्मक का मतलब यह होता है कि उनमें जिस प्रकार पिता के आज्ञा का हम पालन करते हैं पितृसत्तात्मक में, उसी तरह से हम माताओं के भी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं और उनके हर एक कहे गए शब्दों को अपने मन में धारण करते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि उन माता के कहे गए शब्दों के आधार पर जो हम क्रियाएं करते हैं, यानी कार्य करते हैं, उनके बातों को हम नहीं मना कर पाते, तो उन्हें मातृसत्तात्मक समाज हम कहते हैं। मातृसत्तात्मक समाज हम कहते हैं। जिस समाज में औरतों तथा महिलाओं का एक गठन खुद के ऊपर निर्भर हो करके अनेक कार्यों को करने में सक्षम हो, जैसे आज के समय में बहुत सी महिलाएं कार्य करती हैं, नौकरी करती हैं, अनेक इंडस्ट्रियल एरियाज की अगर हम बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें या सरकारी सर्विस की बात करें, तो कहते हैं कि पुरुष से महिलाएं कम नहीं हैं, पुरुष से महिलाएं कम नहीं हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था, और अब का समय जो है, यानी कि अगर कहें हम वैदिक काल के समाज की हम बात करें तो वहाँ पितृ प्रधान था। क्योंकि अगर आज के समय में आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर शादी हो रही है तो उन शादी में अगर उनको लड़की की प्राप्ति हो रही है शादी के बाद, तो ऐसा सही नहीं माना जाता। कहते हैं कि कम से कम एक बेटा होना आवश्यक है, कि वंश को आगे ले जाने के लिए बेटा होना आवश्यक है। लेकिन मात्रात्मक समाज में ऐसा नहीं था, क्योंकि बिटिया भी खानदान के नाम को रोशन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं। लेकिन बेटों की प्राथमिकता हमारे समाज में इतनी ज़्यादा है कि आज के समय किसी को 4 बिटिया 5 बिटिया हो जाए तो संतोष नहीं होता, लेकिन 6वीं या 7वीं या 8वीं 9वीं कोई एक बेटा होना आवश्यक होता है। तो इसी पर पुरुष प्रधान कहा जाता है, इसी पितृसत्तात्मक को पुरुष प्रधान कहा जाता है, और मातृसत्तात्मक को सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक के तौर पर लिया जाता था। उसी समय जब वैदिक काल में तीनों सभाएं, यानी कि समिति, विद्वत और सभा, ये तीनों लगते थे, तो सभा जो होती थी वो उच्च कोटि के व्यक्तियों के लिए होती थी, और समिति जो होती थी वह निम्न कोटि के व्यक्ति के लिए होती थी। लेकिन विद्वत जो होता था वह निम्न और उच्च दोनों के लिए होता था। और उसी विद्वत सभा में महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान था कि वह जा सकती हैं, उस सभा में बैठ सकती हैं और अपने किसी भी वाक्य को वह कह सकती हैं, उनकी बातों को वहाँ पर रखा जाएगा, उनकी बातों को वहाँ पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। जब वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, जब वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, तो उस समय 16 महाजनपदों का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? अपनी चरम सीमा पर 16 महाजनपदों का विकास बहुत तेजी से होने लगा, जिसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो वहाँ पर कृषि तथा अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हुआ, कहीं परिवर्तन हुआ।
और धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से बदल करके उत्तर वैदिक काल नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गया। नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गया और यह पूर्णतः उत्तर वैदिक काल नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गया। जब बौद्धिक काल का यानी कि वैदिक काल का उत्तर काल का जब विकास अतरंगी खेड़ा में हुए लोहे की खोज के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और वह बढ़ करके नगरीय सभ्यता की तरफ बढ़े, तो उस समय इनका बहुत तेजी से सुधार आया और ये बढ़ करके नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हुए और टूट करके 16 महाजनपदों में इनका विभाजन हुआ। 16 महाजनपदों में इनका क्या हुआ? विभाजन हुआ, जिनके आधार पर उनके नाम रखे गए मगध, काशी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्ष, शिला, गया। ये 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चल करके हम आगे देखते रहते हैं कि कैसे क्या है उस तरह से। तो वैदिक काल का जो समाज था, वैदिक काल का जो समाज था वह कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक पूर्णतः क्या था? यह समाज था। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक काल का समाज कैसा था पहले हम देख लेते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज। दूसरा क्या था? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, और इसमें जो विद्वत सभा लगती थी, विद्वत सभा लगती थी, उसमें महिलाओं को भी जगह दिया जाता था। महिला को भी जगह दिया जाता था। महिला को भी जगह दिया जाता था। और इसी समय यूपी के अतरंगी खेड़ा में लोहे की खोज ठीक है, और सभी 16 महाजनपदों का एक साथ मिलना, कृषि तथा अर्थव्यवस्था में सुधार, ठीक है। उसके बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता,
दूसरी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। कौन था सबसे शक्तिशाली अगर कहें तो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद था जो आगे चल करके 15 छोटे महाजनपदों पर यह पूर्णतया अधिकार कर लिया। क्या किया इसने? पूर्णतया अधिकार कर लिया। और उस अधिकार में सबसे बड़ा उभर करके जो आया वह था हर्यक वंश। मगध महाजनपद में पहला शासन करने वाला जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के पहले भी अगर हम महाभारत के काल की बात करें या फिर की द्वापर युग की बात करें तो उस समय बृहद्रथ सबसे बड़ा शासक था और उसी में उसका दूसरा शासक था जिसका नाम था जो युद्ध करते हुए भीम के साथ पराजित हुआ था। ठीक है, जो युद्ध करने के समय भीम से पराजित हुआ था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। तो यहाँ तक हम सबके समझ में आ गया कि 16 महाजनपदों का विभाजन हुआ और 16 महाजनपदों पर अधिकार करने वाला एक अकेला महाजनपद जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था वह था मगध महाजनपद। कौन था? मगध महाजनपद। इसमें इस समय जो टैक्स लगते थे, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि इस पर एक टैक्स लगता था जिसको क्या कहते थे? बलि। उस टैक्स को क्या कहते थे? बलि, यानी कि टैक्स को क्या कहते थे? बलि। और बलि एक और भी थी जो देवताओं को दी जाती थी, यानी कि देवता को देने वाली बलि जो जानवरों की बलि दी जाती थी देवताओं को, जानवरों की बलि दी जाती थी देवताओं को। ठीक है, और इसी समय मृदभांड 4 प्रकार के उसमें मृदभांड सबसे अच्छे पाए गए। पहला धूसर मृदभांड, दूसरा लाल मृदभांड, तीसरा काला मृदभांड और चौथा मिश्रित मृदभांड। यह 4 प्रकार के मृदभांड उसमें, या मनका कहें या घड़ा कह ले, तो 4 प्रकार के यह प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ मिटा दें? नहीं, चलिए आगे ही लिख देते हैं इसी में ही। तो मृदभांड या मनका की अगर हम बात करते हैं, मृदभांड या मनका, तो यह उस समय 4 प्रकार का था। इसमें जो पहला प्रकार था वह था धूसर मृदभांड। क्या था? धूसर मृदभांड। दूसरा लाल मृदभांड। तीसरा जो इसमें था, तीसरा था काला मृदभांड। और चौथा जो था इसमें अंतिम वह था मिश्रित मृदभांड जो इसमें पाया गया। ठीक है, मिश्रित मृदभांड इसमें जो पाया गया। ठीक है, लेकिन जो तीनों, यानी कि कहें तो ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, तीनों में जो समान रूप से पाया गया वह कृष्ण लोहित मृदभांड, यानी कि काले लाल मृदभांड मिश्रित रूप से तीनों में समान रूप से पाए गए। मिश्रित मृदभांड जो कि काला एवं लाल था, यानी कि मिश्रित मृदभांड में अगर हम बात करें काला
और प्लस लाल, यह दो तरह का था, काला प्लस लाल, यह दो तरह का उस समय था, दो तरह का उस समय था। और इस समय अभी कल के वीडियो में ही मैंने बात किया था कि इसमें दो तीन तरह के यज्ञ होते थे वैदिक काल में। तीन तरह के क्या होते थे? यज्ञ। अब वो तीन तरह के यज्ञ, एक राजसू यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ और एक अश्वमेध यज्ञ। राजसू यज्ञ जब तिलक किया जाता था तब होता था, और वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ दूसरे को परास्त करने के लिए या मैं सबसे बड़ा हूं यह दिखाने के लिए कि मेरी शक्ति को रोकने वाला कोई इस धरती पर नहीं है, यह अपने समकक्ष को दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उस घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था, स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे क्या होते थे, राजा नतमस्तक हो जाते थे, और वह राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता था वह सबसे ऊपर दिखाया जाता था कि यह, जैसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, उसने 15 अपने नीचे के जनपदों पर हाथिया कहे तो कब्जा कर लिया या उनको जीत लिया, इस तरह से था। ठीक है। और उसी उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा कृषि पर आधारित हो गई थी। पशुपालन तथा कृषि पर आधारित हो गई थी। ठीक है। अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुपालन तथा कृषि पर पूर्णतया आधारित हो गई थी, क्योंकि कृषि के रूप में वहाँ बहुत सारी खेती की जाती थी, खेती क्या होती थी, की जाती थी। ठीक है। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन यानी कि षष्ठ 6 दर्शन दिए गए जो मुख्य थे, उन दर्शनों के पुस्तक को लिखे गए, जैसे सांख्य दर्शन, इनके लेखक कर्ता कपिल हैं। उसके बाद है व्यय दर्शन को गौतम मुनि ने लिखा, और योग दर्शन को सब लोग जानते हैं पातंजलि ने लिखा, पातंजलि ने योग दर्शन को लिखा। और वैशेषिक दर्शन कणाद ने लिखा, वैशेषिक दर्शन किसने लिखा? कणाद ने। और पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा को जर्मनी ने तथा उत्तर मीमांसा को वादरायण ने लिखा, उत्तर मीमांसा को वादरायण ने लिखा। तो उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शनों का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल में 6 दर्शनों का विकास हुआ। 6 दर्शन का क्या हुआ? विकास हुआ। इसमें पहला जो था वह था सांख्य दर्शन। पहला सांख्य दर्शन। दूसरा इसमें जो था वह था व्यय दर्शन। और तीसरा जो था वह था योग दर्शन। क्या था? योग दर्शन। और जो इसमें चौथा था वह था वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। उसके बाद 5वां पूर्व मीमांसा तथा 6वां उत्तर मीमांसा था। ये 7 दर्शन, ये 6 दर्शन थे। ठीक है। ये 6 दर्शन जो मुख्य रूप से
उत्तर वैदिक काल में थे, उत्तर वैदिक काल में थे। जैसे सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल तथा व्यय दर्शन गौतम, योग दर्शन पातंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद तथा उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा। तो सांख्य दर्शन कपिल ने, व्यय दर्शन गौतम ने, योग दर्शन पातंजलि ने, वैशेषिक दर्शन कणाद ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा। पूर्व मीमांसा जैमिनी तथा उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा। गौतम बुद्ध के आधिकारिक उपदेश, अगर कहा जाए ज्यादा से ज्यादा जो उन्होंने उपदेश दिया वह सांख्य दर्शन से, यानी कि सांख्य दर्शन से लिए गए शिक्षा के आधार पर उन्होंने दिया। सांख्य दर्शन के लिए गए शिक्षा के आधार पर महात्मा बुद्ध ने बहुत से अपने जो शिक्षाओं को उन्होंने प्रसारित किया, यानी कि समाज को बताया। उनके बारे में जो बताया वह उन्होंने कहाँ से लिया? सांख्य दर्शन, यानी कि कपिल द्वारा लिखित पुस्तक सांख्य दर्शन से इन्होंने लिया।